हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ऑल्टरनेटिंग करेंट्स मतलब जो करंट का वैल्यू ऑल्टरनेट होता रहता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट। उसे हम लोग डिटेल से समझने से पहले हम लोगों को पहले ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम लोग को ऑल्टरनेटिव ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। तो ऑलरेडी जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से ऑल्टरनेटिव ईएमएफ का जनरेशन हो सकता है। ओके, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, बी एस कॉस थीटा। तो फ्लक्स को अगर हम लोग चेंज करेंगे किसी भी जगह पे, किसी भी लूप में, करंट कैरिंग लूप में, अगर उसका फ्लक्स में कुछ बदलाव आता है तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ जनरेशन होता है। तो फ्लक्स में बदलाव हम लोग कैसे ला सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स के अंदर ये 3 पैरामीटर्स है, तो हम लोग किसी एक पैरामीटर्स को चेंज करने से ही वो चेंज हो जाता है। हम लोग बी को चेंज कर सकते हैं, एस को चेंज कर सकते हैं और थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एस मतलब एरिया, थीटा मतलब बी एंड एस का बीच का एंगल्स, एस मतलब एरिया वेक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, हम लोग ये जो थीटा है मतलब बी और एस के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग चेंज करेंगे। और चेंज जब करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेशन होगा। और फैराडे लॉ से पता चलता है कि ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो उसको डिफरेंशिएट करने से ऐसा आ जाता है। और ये जो थीटा है, थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। सो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग ये जो ईएमएफ जनरेशन हुआ इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये जो ईएमएफ है ई इक्वल्स टू इप्सिलॉन जीरो साइन ओमेगा टी। इप्सिलॉन जीरो क्या है, इप्सिलॉन जीरो मतलब ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, वो तीनों मिला के हम लोग इप्सिलॉन जीरो लिख दिए। ठीक है, तो उसका पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो ईएमएफ है ये कांस्टेंट नहीं है। जनरली क्या होता है, ईएमएफ का वैल्यू एक बैटरी के ऊपर 3 वोल्ट लिखा हुआ होता है, उसका मतलब क्या होता है कि बैटरी का ईएमएफ 3 है। तो वो ईएमएफ क्या होता है, चेंज नहीं होता है टाइम के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हम टाइम डालेंगे ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी का हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो हम लोग इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन जीरो साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ है, इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये जो ओमेगा टी है वही क्या है, थीटा है। साइन थीटा भी लिख सकते हो या फिर ओमेगा टी भी लिख सकते हो। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसा ही ओमेगा टी का वैल्यू भी बदलेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इप्सिलॉन जीरो साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम लोगों को क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो ये जो यहाँ पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा टी प्लॉट करेंगे या फिर थीटा बोल सकते हो, और इधर हम लोग इप्सिलॉन का वैल्यू प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं कि ओमेगा टी या फिर थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, बोलो, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाई इप्सिलॉन जीरो 0 होगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट लेना है, साइन पाई बाई 2 ले लो। क्या लेंगे, साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई इप्सिलॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन जीरो। फिर साइन पाई लेते हैं, साइन 180, साइन 180 क्या होता है, 0, तो फिर 0 हो जाएगा। फिर क्या लेता है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। सो 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 करके देखना, -1 आएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन जीरो माइनस इप्सिलॉन जीरो होगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसको प्लॉट करेंगे। फिर क्या करते हैं, 2 पाई लेते हैं। 2 पाई लेने से क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर वही चीज़ क्या होगा, रिपीट होगा। साइन क्या होता है, वो हमेशा साइन का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बोलो, +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मतलब साइन का वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता है। उन्हीं दो वैल्यू के बीच में वो वेरी करता रहता है और वही चीज़ रिपीट होता रहता है। ये मैथमेटिक्स का चीज़ है। तो हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 0 है, उसके बाद ये पाई बाई 2 है, उसके बाद ये पाई है,
उसके बाद ए 3π/2 है और उसके बाद और एक पॉइंट 2π। और ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ रिपीट होता रहेगा। और हम लोग मान लेते कि जी इप्सिलॉन है, इसका जो यहाँ पे वैल्यू है 0 और π/2 में इप्सिलॉन 0, हम लोग मान लेते कि इप्सिलॉन 0 है। ये जो वैल्यू है इप्सिलॉन 0 मतलब 5, 6, 7 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान लेते कि इप्सिलॉन 0 है। तो जब थीटा इज 0, इप्सिलॉन इज 0, 0,0, फिर π/2 इप्सिलॉन 0, π/2 इप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा नहीं आएगा, तो एक पॉइंट आ गया। फिर π,0, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ का पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। 3π/2 मतलब माइनस इप्सिलॉन 0, तो इप्सिलॉन 0 है तो ये माइनस इप्सिलॉन 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और 2π में फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये इतना पॉइंट मिल गया है। इन सब पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्यूजन का बात है कि इसको जोड़ेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को स्पेसिफिक ग्राफ बनाने के लिए और ज़्यादा पॉइंट चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग को पॉइंट अवेलेबल है हमारे पास, उतना ही ज़्यादा ग्राफ एक्यूरेट होगा। तो ग्राफ को एक्यूरेट बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे और एक पॉइंट लेना चाहिए था π/2, हम लोग नहीं लिए। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है, यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग अगर निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसको कहते हैं साइन ग्राफ। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है उसका वैल्यू +1 से -1 तक वेरी करता है। तो इप्सिलॉन का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगा, वेरी करेगा, प्लस इप्सिलॉन 0 से माइनस इप्सिलॉन 0 तक। इप्सिलॉन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इप्सिलॉन 0 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस इप्सिलॉन 0 होगा। क्योंकि इप्सिलॉन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन थीटा या फिर साइन ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि इप्सिलॉन 0 का वैल्यू तो कांस्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कौन सा टाइम में हम बात कर रहे हैं उसी टाइम से हिसाब से थीटा चेंज हो जाएगा और उसी के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा साइन थीटा का। और जब साइन थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उसी हिसाब से इप्सिलॉन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है इप्सिलॉन, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि इप्सिलॉन 0 का वैल्यू अगर 5 है, मतलब जो EMF है उसका वैल्यू +5 से -5 तक वेरी होता रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर घटेगा 4, 3, 2, 1, 0, फिर नेगेटिव और बढ़ेगा -1, -2, -3, -5, फिर यहाँ पे -4, -1, फिर 0, फिर वही चीज़ ऐसे ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर उसका जो वेरिएशन हो रहा है, इप्सिलॉन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, 0 से लेके 5 जा रहा है, फिर 5 से 0, फिर 0 से -5, फिर 0। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वैल्यू भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। पहले पॉजिटिव इप्सिलॉन, उसके बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ का वैल्यू और उसका डायरेक्शन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्योंकि ये तो वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, इस EMF को अगर हम लोग सर्किट में लगाएंगे तो वहाँ पे क्या करंट प्रोड्यूस होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि एक DC बैटरी को हम लोग सर्किट में लगाते हैं, वहाँ पे DC करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसका ग्राफ। अब देखो यहाँ पे कई सारा चीज़ है। यहाँ पे जो इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन क्या था, इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। अब इप्सिलॉन का मैक्स कितना होगा बोलो, ये इप्सिलॉन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इप्सिलॉन 0 होगा। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते कि इप्सिलॉन का वैल्यू इप्सिलॉन 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इंटू साइन ओमेगा टी उसका मैक्स। क्योंकि मैक्स साइन इसमें तो नहीं लगेगा, ये तो कांस्टेंट है। तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम कितना होता है, इप्सिलॉन 0 होता 1 होता है। तो इप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इप्सिलॉन 0। और इप्सिलॉन मीन क्या होगा, इप्सिलॉन मीन हो जाएगा माइनस इप्सिलॉन 0, क्योंकि साइन थीटा और साइन ओमेगा टी
जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -ε0। तो इप्सिलॉन का वैल्यू +ε0 से -ε0 के अंदर हर वक्त वेरी होता रहेगा टाइम के साथ साथ। अलग अलग टाइम के उसका वैल्यू अलग अलग होगा, इसीलिए उसका नाम है ऑल्टरनेट। हर वक्त ऑल्टरनेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये जो इप्सिलॉन मैक्स है इसका एक नेम है, वो क्या है, इसका नाम है पीक वैल्यू। क्या नाम है, पीक वैल्यू। पीक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। तो इप्सिलॉन जो होता है, मतलब जो ईएमएफ है उसका जो मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है हम बोल सकते हैं, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। और इसको हम लोग कई कई वेव में हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड तीनों एक ही बात है, और हम लोग इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वेरिएशंस। नो प्रॉब्लम। अब इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर हम लोग सर्किट में लगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट का भी इक्वेशन ऐसा ही होगा, E = ε0 sin थीटा, तो वो क्या होगा, I = I0 sin थीटा, ऐसा होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इप्सिलॉन है उसका वैल्यू टाइम के साथ साथ बदलता है, +ε से -ε के बीच में हर वक्त वो चेंज होता रहता है। तो जहाँ पे कोई चीज़ हर वक्त चेंज होता रहता है तो वहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग उसका एवरेज लेते हैं। जैसे कि एक ट्रेन जा रहा है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर किसी डेस्टिनेशन में जा रहा है, तो बीच में हर एक जगह पे उसका स्पीड चेंज हो रहा है, कहाँ पे वो जल्दी जा रहा है, कहाँ पे वो रुक रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ चेंज होता है तो हम लोग एवरेज लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का कुछ वैल्यू नहीं है पर्टिकुलर, हर वक्त वो चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे करंट का, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसका एवरेज वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो एवरेज वैल्यू का साइन क्या होगा, एवरेज वैल्यू का साइन क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इप्सिलॉन ईएमएफ, उसका एवरेज निकलना है। एवरेज मतलब उसको ऐसे बाहर दिया जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि क्लास में कई सारा बच्चा है, तो कुछ स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है, कुछ स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है, कुछ स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है, तो क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो स्टूडेंट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, कि ए मार्क्स कितना बच्चों को मिला है, वो है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, कितना बार रिपीट हो रहा है। और एक्स मतलब मार्क, कितना मार्क्स मिला है। तो इसको इतना मार्क्स मिला है, तो वो लोग हम क्या करते हैं, सबका प्रोडक्ट निकलते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सम कर देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मतलब जितना भी बच्चा है टोटल फ्रीक्वेंसी निकालती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से समझना पड़ेगा वेरिएशंस। कुछ स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग किसका एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स का एवरेज निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं कौन सा एवरेज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का एवरेज, ईएमएफ का एवरेज। ठीक है, तो मार्क्स की जगह आ जाएगा ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या था, इतना बच्चों को इतना मार्क्स मिला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा। कुछ स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी टाइम पे कुछ इतना टाइम में वो ऐसा वैल्यू था, इतना टाइम में ऐसा वैल्यू था, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या है, समझ में आ गया। वहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स वेरी कर रहा था विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है या फिर ईएमएफ वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ स्टूडेंट का मार्क्स इतना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ टाइम में ईएमएफ का वैल्यू इतना है, कुछ टाइम में ईएमएफ का वैल्यू इतना है, कुछ टाइम में ईएमएफ का वैल्यू इतना है, तो एवरेज कितना है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मार्क्स है उसकी जगह आ जाएगा ईएमएफ, और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा, टाइम। तो हम लोग जो एवरेज निकालने वाले हैं उसको क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा टाइम, और एक्स की जगह आ जाएगा इप्सिलॉन, और उसका सम करना पड़ेगा जितना भी है, और उसके बाद नीचे क्या करना पड़ेगा,
टी आई उसका सम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो चीज़ है समेशन कब होता है, जब डिस्क्रीट होता है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो हर वक्त कॉन्टीन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब कोई गैप नहीं है। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में क्या अंतर होता है, 1 से लेके 10 तक जोड़ दो, मतलब 1 + 2 + 3 + ऐसा करके जोड़ देंगे। लेकिन अगर बोलेगा कि कॉन्टीन्यूअसली जोड़ दो, उसका मतलब है 1 से 10 तक जितना भी नंबर है उसको कॉन्टीन्यूअसली जोड़ना है। मतलब 1 और 2 के बीच में कितना नंबर है, अगर हम लोग डिस्क्रीट वाइज देखेंगे तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन कॉन्टीन्यूअस देखेंगे तो कई सारा नंबर है। 1.1 है, 1.111, 1.1111, ऐसे कई सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर है। तो उसको सम करने का मतलब है कॉन्टीन्यूअस सम करना। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअसली चेंज हो रहा है ग्राफ, तो इसीलिए क्या होगा, ये समेशन है वो क्या किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में। लेकिन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। इप्सिलॉन के एवरेज कर रहे हैं तो इप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन, और टी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, और उसका इंटीग्रेशन, और नीचे क्या आ जाएगा, डी टी, उसका इंटीग्रेशन। अब इप्सिलॉन मतलब कौन सा इप्सिलॉन, किसी भी टाइम पे इप्सिलॉन। तो किसी भी टाइम पे इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं, इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ का लिमिट क्या बैठाएंगे टाइम का, तो हम लोग बैठाएंगे 0 से लेके कैपिटल टी, 0 से लेके कैपिटल टी। टी क्या है, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है हर वक्त रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ का वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ का भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, उसको निकालना पड़ेगा कि यहाँ एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना टाइम लग रहा है। देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ रिपीट होता रहता है, ऐसे फिर ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये जो टाइम है, ये गैप है, एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार रिपीटेशन के लिए या फिर एक कंप्लीट साइकिल को करने के लिए जितना टाइम लगता है किसी भी पीरियोडिक मोशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक 60 सेकेंड के बाद आ जाता है, मतलब सेकेंड जो हैंड है उसका टाइम पीरियड क्या है, 60 सेकेंड। जो भी रिपीटेशन हो रहा है, जहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर रिपीटेशन हो रहा है तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए, पीरियोडिक मोशंस। तो पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड होता है, जितना टाइम बाद वो रिपीट होता है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, और टाइम पीरियड और ओमेगा का क्या रिलेशन है वो भी हम लोगों को पता है, वो ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टी इक्वल्स टू 2π/ω होता है। ये जो टाइम पीरियड है, तो 0 से लेके इतना दूर हम लोग उसको एवरेज करेंगे। ठीक है, ये तो देखो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, लेकिन हम लोग एवरेज निकालेंगे इस इंटरवल में, क्योंकि ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो टाइम क्या करना पड़ेगा, 0 से टी तक एवरेज लेने का मतलब है पूरा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक लेना नहीं है, 0 से टी तक लेने में ही काम हो जाएगा। समझ में आएगा। तो टी का वैल्यू 0 से एक टाइम पीरियड। अब देखो ध्यान से देखना, इप्सिलॉन 0 जो है वो तो बाहर निकल जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, माइनस कॉस होता है, इसको याद रखना है। और क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, टाइम की जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ पे ओमेगा एक डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ये कोई नया बात नहीं है, मैथमेटिक्स का चीज़ है। वहाँ पे टी बैठाएंगे 0, नीचे इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, टी आएगा, एक बार बैठाएंगे कैपिटल टी, एक बार बैठाएंगे 0। अब देखो यहाँ पे जो माइनस है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको रखना ही नहीं है, माइनस इप्सिलॉन 0/ω बाहर निकाल देते हैं। अब देखो कॉस स्मॉल टी की जगह एक बार क्या बैठाएंगे, ये वेरिएबल है, तो लिमिट्स जब हम लोग बैठाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार वेरिएबल की जगह ये वैल्यू बैठाते हैं, जो आंसर आता है माइनस, एक बार ये बैठाते हैं। तो एक बार कैपिटल टी बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 ओमेगा इंटू 0 मतलब कॉस 0। तो ये गया ऊपर वाला टर्म, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t - 0 मतलब सिर्फ t। ठीक है, अब देखो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पता है, देखो ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, 2π होगा कि नहीं होगा, t इक्वल्स टू 2π/ω, सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी इज 2π। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2π। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस इप्सिलॉन 0/ω cos 2π। cos 2π मतलब
माइनस कॉस 0, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है ना, ठीक है, कॉस 0, तो कॉस 2 पाई और कॉस 0 ये हो गया ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे हो गया t। अब देखो कॉस 2 पाई मतलब क्या होता है, 1 होता है, करके देखना, कॉस 360 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस इप्सिलॉन 0 बाई ओमेगा 1 माइनस 1 बाई टी, ते हो जाएगा 0। मतलब हम लोग अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एवरेज निकालेंगे ओवर ए टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब इतना तक एवरेज निकालेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। हम लोग क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हर वक्त चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या किए, एक एवरेज ले लिए कि कुछ अगर वैल्यू आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ट्रेन का स्पीड चेंज हो रहा है तो उसका रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक तो एवरेज वैल्यू बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें कि एवरेज लेने गया तो वो 0 हो गया। तो यहाँ पे कुछ अलग करना की कोशिश करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लिए कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ है ओवर ए टाइम पीरियड वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इप्सिलॉन का वैल्यू है वो बदल रहा है, तो हम लोग एवरेज लिए, एवरेज लेने के बाद हम लोग क्या मिला कि एवरेज जब निकाला तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ गया ओवर ए टाइम पीरियड, और वो आना ही था। यहाँ पे एवरेज हम लोग अगर नहीं भी निकालते तो यहाँ से ही हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो 0 है, 1 2 3 4 +5 है, तो यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है। एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, करंट को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 है, तो हर जगह का एक कॉन्जुगेट मिल जाएगा, मतलब सब साम करके 0 आ जाएगा। तो एक होल साइकिल में अगर एवरेज लेंगे तो वो 0 आना ही है, वो हम लोग इंटीग्रेशन करके देख लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ वैल्यू खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे 0 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं हाफ साइकिल में, देखते हैं कि कुछ निकालते हैं कि नहीं। फुल साइकिल में तो एवरेज 0 है, मतलब फुल एक साइकिल में 0 है, फुल साइकिल में ही हम लोग को निकालना था, लेकिन वो 0 आ गया, तो हम लोग हाफ साइकिल में निकालते हैं। तो इप्सिलॉन एवरेज हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा, एक ही चीज़, इप्सिलॉन dt बाई dt, लेकिन उसका लिमिट बदल देंगे थोड़ा सा, 0 से t/2 तक लेंगे, आधा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इप्सिलॉन की जगह हम लोग डाल सकते हैं इप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t dt। पिछले जो केस था एक ही केस है, 0 से t/2 तक, और नीचे इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो t आ जाएगा, एक बार t/2 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, यहाँ पे लिमिट डालना पड़ेगा, एक बार t/2 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, और नीचे में तो वैल्यू आ ही गया है, t/2 - 0 मतलब t/2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, माइनस इप्सिलॉन बाई 2 इप्सिलॉन बाई t ऐसा आ जाएगा। मतलब ये पूरा कांस्टेंट को अलग कर देते हैं ओमेगा, इसको ऊपर लिमिट बैठाते हैं, एक तो होगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा t का वैल्यू क्या है, t = 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा t का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई। तो ओमेगा अगर 2 पाई है तो ओमेगा t/2 मतलब क्या हो जाएगा, कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, कहाँ से निकलता है, ऑल साइन tan cos। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इप्सिलॉन 0 बाई t ओमेगा, ये तो बाहर पहले से ही था, और इसका वैल्यू हो गया -1, और cos 0 का हो गया 1, तो -1 - 1 तो क्या हो जाएगा, -2। तो अल्टीमेटली क्या निकल गया, 4 इप्सिलॉन 0 प्लस हो गया, और ओमेगा t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2 पाई यहाँ पे बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इप्सिलॉन 0 बाई पाई। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू निकल रहा है, वो निकलना ही था क्योंकि यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, तो उसका एवरेज निकल ही जाएगा। अगर हम लोग पूरा एवरेज निकालेंगे तो वो 0 आना ही था, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इप्सिलॉन का एक एवरेज निकला, लेकिन वो हाफ टाइम पीरियड में निकला, ठीक है। लेकिन हम लोग को हाफ टाइम पीरियड में एवरेज नहीं चाहिए था, हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे ओवर द फुल टाइम पीरियड, लेकिन उसमें तो 0 आ गया, तो हम लोग हाफ में निकालेंगे तो हो गया। लेकिन हम लोग इसमें काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फुल एवरेज ही निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि आई का एवरेज 0 हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना आई स्क्वायर का एवरेज निकालें,
उसको निकाल के देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या आता है। तो अब हम लोग इप्सिलॉन स्क्वायर का एवरेज लेके देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि इप्सिलॉन का वैल्यू 0 आ रहा है एक टाइम पीरियड में, तो इप्सिलॉन स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला इप्सिलॉन स्क्वायर dt, उसका इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा 0 से t तक, डिवाइडेड बाय dt, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t तक। इप्सिलॉन का वैल्यू क्या था, इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इप्सिलॉन 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से t, और नीचे t, dt का इंटीग्रेशन करने से t आता है, तो एक बार 0 ऊपर अपर लिमिट t। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो मैथमेटिक्स का चीज़ है, इप्सिलॉन 0/2 ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t तक, और नीचे वाला जो वैल्यू है वो सिंपल t - 0 मतलब t आ जाएगा। तो इसको क्या आ जाए, वैल्यू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाई 2t, ये तो सिंपल आ गया, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी dt। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है उसमें मिल जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन करने से मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस कॉस 2 ओमेगा dt, 2 इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिख रहे हैं, तो हो जाएगा t, और cos 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। cos पे इंटीग्रेशन करने से साइन होता है सिर्फ, और यहाँ पे t की जगह 2 ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा यहाँ पे डिवाइड होगा, और इसको यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या वैल्यू आएगा, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाई 2t। अब देखो कैपिटल T बैठा हो t की जगह, तो क्या आ जाएगा, t आएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये हो गया अपर लिमिट बैठाने के बाद, माइनस अब लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा, तो ये होगा 0 माइनस साइन 0 बाई 2 ओमेगा, ठीक है। एक बार t बैठाएंगे पूरा वेरिएबल की जगह, माइनस एक बार 0 बैठाएंगे, तो ये तो 0 साइन 0 तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे देखना है साइन 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि वो यहाँ पे जगह नहीं है, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाई 2t, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, कैपिटल T रहेगा। अब यहाँ पे देखो साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2 पाई, सो यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई मतलब हो जाएगा 4 पाई, तो साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है, तो हो जाएगा 0 t माइनस 0, और वो टर्म तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाई 2 निकलेगा। तो इप्सिलॉन स्क्वायर का जब हम लोग एवरेज निकाले तो उसका वैल्यू क्या निकला, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया कि हम लोग तो इप्सिलॉन का एवरेज चाहते हैं, तो इप्सिलॉन का एवरेज जब हम लोग लिया तो 0 आ गया, तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, तो हम लोग इप्सिलॉन स्क्वायर का एवरेज लिया, तो वो ठीक है, कुछ एक वैल्यू निकला, लेकिन हम लोग इप्सिलॉन जैसा कुछ चाहते हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट करे। इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर करंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोई पूछेगा ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका कुछ वैल्यू तो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो एवरेज निकालना जरूरी है। जब एवरेज निकाले तो वो 0 आ गया, तो इप्सिलॉन स्क्वायर का एवरेज निकाले तो वो 0 नहीं आया, ठीक है, लेकिन वो तो इप्सिलॉन स्क्वायर है, हम लोग तो क्या चाहिए, हम लोग को तो इप्सिलॉन चाहिए था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इप्सिलॉन स्क्वायर का एवरेज निकाल लिए, अब इसको रूट कर देंगे तो वो इप्सिलॉन जैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इप्सिलॉन एवरेज क्या निकला, ये निकला, तो हम लोग अगर बोथ साइड में रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट ओवर इप्सिलॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 बाई √2। ये जो चीज़ है स्क्वायर जो टर्म है उसका एवरेज करने के बाद उसका रूट करना, इसे हम लोग कहते हैं RMS वैल्यू। क्या वैल्यू, RMS वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन RMS इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 बाई √2।
RMS वैल्यू मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर। मीन मतलब क्या? एवरेज। RMS वैल्यू का मतलब क्या है? RMS रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। पहले हम लोग स्क्वायर जो है उसका मीन निकाल लें, मतलब एवरेज, उसके बाद उसको रूट कर देते हैं। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, RMS वैल्यू। तो इप्सिलॉन RMS क्या हो गया? इप्सिलॉन 0/√2। यहाँ पे लिख देते हैं इप्सिलॉन RMS का वैल्यू क्या निकला? इप्सिलॉन 0/√2। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग क्या देखें कि इप्सिलॉन का वैल्यू का एवरेज निकालें तो 0 आ गया, तो इप्सिलॉन स्क्वायर का एवरेज निकालें तो वो 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन तो हम लोग इप्सिलॉन जैसा कुछ चाहते हैं, इसीलिए उसका रूट करना पड़ा। और उसका वैल्यू का क्या नाम हो गया? क्योंकि हम लोग स्क्वायर करके उसका रूट कर रहे हैं एवरेज निकल के, इसीलिए उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इप्सिलॉन RMS वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग EMF का ट्रीटमेंट। कैसे हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं और क्यों निकालते हैं।